Very good afternoon, all of you. I'm Dr. Kiran Khadkar. I'm working as a medical advisor at Lupin, and I hope all of you are keeping yourself safe in this pandemic situation. So, as all of you are aware, आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने ये नया कैंपेन शुरू किया है. This is मेंस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, और इसमें ये कैंपेन के दौरान हम लोगों ने 2 एपिसोड ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट किए हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और आज का ये तीसरा एपिसोड है, और हम लोग के साथ फिर से और एक बार जुड़े हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर संजय पांडे सर. सो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय पांडे सर. और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि संजय पांडे सर इज करंटली वर्किंग एज हेड एट एंड्रोलॉजी एंड रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एट कोकिला धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, और इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानकारी सर के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ उनसे जानेंगे इस समस्या के बारे में. तो सर, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप लास्ट जो 2 एपिसोड हम लोग के हुए उसके बारे में छोटा सा ब्रीफ में रिकैप दे दें. डॉक्टर किरण, गुड मॉर्निंग. रविवार की इस समय पे सारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून. हम लोगों ने ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन मेंस हेल्थ की शुरू करने की ठानी थी, बिकॉज काफी ऐसी मुश्किलें हैं जो लोगों को पता नहीं है, और उस तरह के मिथ्स हैं सोसाइटी में जिसको हम एक विशियस साइकिल की तरफ फॉलो करते रहते हैं. तो पहला जो एपिसोड था 10 बजे 10 जनवरी को, वो था बस्टिंग द मिथ्स इन मेन, और जितने भी मेल मिथ्स हैं जिसमें हम सब कुछ डिस्कस कर सके ए से जेड तक, जिसमें वो इश्यूज थे जहां पे हम इस मिथ्स में रहते हैं जो एक तरह की घर कर जाती है और हमारे दिमाग में बनी रहती है, वहां से आगे निकल करके हम बिल्कुल एक नए एस्पेक्ट पे चले गए. तो ये एक बहुत ही अनूठा एपिसोड रहा और इसके बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आए हैं, और जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानेंगे समझेंगे कि वो कितने ही एंट्रैप्ड हैं इन मिथ्स के अंदर. पहला. दूसरा, हमने जो एपिसोड किया था 17 को, वो था प्रेजेंटेशन एंड फैक्ट्स ऑन इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन वैसे तो सदियों से एक अलग तरह से प्रेजेंटेशन भेजा जा रहा था. उसकी जो फैक्ट्स थी और उसकी जो ट्रीटमेंट थी और उसका जो बिल्कुल A to Z फॉर्मेट डॉक्टर किरण आपके क्वेश्चंस ने कवर किया, बिल्कुल आम जनता की भाषा में, जिसको मेंस हेल्थ की अवेयरनेस की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिच बताई जाएगी. तो वो था पिछले एपिसोड में. तो इन दोनों एपिसोड्स के द्वारा हम पुरुषों तक पहुंच पाए. हम जितने भी पुरुषों और लेडीज को इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि आपको उस चीज से अवगत कराएं, उतना अवेयर कराएं कि फिर उन मेंस हेल्थ की इश्यूज जिसके बारे में शायद इतनी पब्लिक अवेयरनेस नहीं, और जो अवेयरनेस मिस हो जाती है, उसको हम किस लेवल तक ले जाएं और कहाँ आपको छोड़े जहां पे आपको पता है कि कब किससे कहाँ और कैसे ट्रीट करना है. तो आज रविवार को 12 बजे इस एपिसोड के लिए 24 तारीख को ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद. हम प्रेजेंटेशन एंड फैक्ट्स ऑन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में कुछ वार्तालाप करने को तैयार है. अगर कुछ क्वेश्चंस आपके पास पहले आ चुके हैं तो डॉक्टर किरण हम तैयार हैं. जी जी बिल्कुल सर. सो लेट्स स्टार्ट मेंस हेल्थ की बात डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ. सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा. जो ये इजैकुलेशन का प्रोसेस है, क्या ये दैट कैन बी कंट्रोल्ड और इट इज आई मीन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. The entire men's health activity of having a excitation or arousal, और वहां से आगे बढ़ते हुए इरेक्शंस होना और उसके बाद फिर कल्मिनेट होना टिल ऑर्गेज्म, ये पूरा एक प्रोसेस है और एक धार में, एक लय में चलती रहती है. एज वी लुक इनटू दिस मेल सेक्सुअल साइकिल, व्हेन वी लुक एट दैट, द प्रोसेस ऑफ अराउजल, प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ प्रॉपर इरेक्शन एंड देन द रिजिडिटी और ट्यूमेसेंस, और उसके बाद हम केपेबल होम अपने पार्टनर के साथ, और उसकी जो कल्मिनेशन होती है वो विजिबल फॉर्मेट में एक इजैकुलेशन के द्वारा दिखती है, जो फिजिकल और एक मेंटल एस्पेक्ट की जो कल्मिनेशन होती है, जिसे हम ऑर्गेज्म कहते हैं. तो इजैकुलेशन किसी के कंट्रोल में है ऐसा कह पाना मुश्किल है, बिकॉज ये एक लय या साइकिल चल चुकी है, और ये चलते वक्त ये प्रोसेस तो कहीं ना कहीं एंड होना होता है. तो इजैकुलेशन की डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो A के बाद B, B के बाद C और उसके बाद XYZ आता है. वैसे ही अराउजल, उसके बाद फोरप्ले, इरेक्शंस, और उसके बाद इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म की कोई टाइम होती है जिससे ये मेल सेक्सुअल साइकिल का एक तरह से अंत होता है. तो ये पूरी जो साइकिल्स रिपीट होती हैं, उसमें इजैकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एमिशन के साथ रिलेटेड है. सो जैसे जैसे ये एक्साइटेशन बढ़ती है और पीक पे जाती है, जो एमिशन होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा में,
और जिसको इजैकुलेट करता है एक पुरुष अपनी पेरिनियल कैपेबिलिटी और मसल कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा उस यूरिनरी पैसेज के थ्रू, जो कंबाइंड यूरिनरी और सेक्सुअल पैसेज है, उसकी कंट्रोल एक लेवल तक अपने में पहले से ही है, और कंट्रोल एक लर्नड बिहेवियर है। मैं इस वजह में कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में शायद पहले दिन किसी में कंट्रोल ना हो पाए, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं हम शायद केपेबल होते जाते हैं, पार्टनरशिप में या सोलो इजैकुलेशन एक लेवल तक कंट्रोल में आ जाती है, और फिर हम उसके बाद केपेबल होते हैं और फिर अपने बारे में डिस्कस करते हैं। तो यस, एक समय के बाद वो कंट्रोल पे आ जाता है। किसी किसी को फॉर्मेट बिल्कुल शुरू में ही कंट्रोल रहता है, बाकी लोग कंट्रोल पे आ जाते हैं बाय प्रैक्टिस एंड बाय रिक्वायरमेंट्स, अगर उनमें कंट्रोल नहीं आ रहा है। जी, तो क्या हम ये मान ले कि इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म सेम ही प्रोसेस है, सेम ही टर्म है? इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म बिल्कुल टाइम्ड होते हैं। अगर मैं आपको देखूं तो इजैकुलेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है, जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है जिसमें ब्लड की फ्लो इंप्रूव हो रही है, पेनाइल इरेक्शंस हो रहे हैं, इरेक्शंस के बाद एक पुरुष केपेबल होता है, और उसके बाद जो एक्साइटेशन की तरफ डेवलप होती है रिजिडिटी और ट्यूमेसेंस, उसका जो कल्मिनेशन होता है उसमें जो सेमिनल वेसिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो प्रेशर रिलीज होता है और एमिशन होता है, वो एमिशन पोस्टीरियर यूरेथ्रा में होता है या यूरिनरी पैसेज में होता है, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। वो एमिशन को इजैकुलेट करना एक एक्टिव कंपोनेंट है। एमिशन वो है जिसमें वो आके ड्रिप हो जाता है यूरिनरी पैसेज में सेमिनल वेसिकल्स या स्टोर हाउस से। उसके बाद जो एक्टिविटी होती है जिसमें हम इजैकुलेट कर पाते हैं, कोई कोई बहुत फोर्सफुल और कोई कोई बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप, कोई कोई बहुत कम, कोई ज्यादा, कोई बहुत देर से, कोई बहुत जल्दी। ये इजैकुलेशन का प्रोसेस इज अ विजिबल एंड अ फिजिकल एट्रीब्यूट टू अ कल्मिनेशन सेक्सुअल एक्टिविटी। ऑर्गेज्म उसकी एक एक्सपीरियंस है। तो ऑर्गेज्म इज एन एक्सपीरियंस व्हिच इज ऑलमोस्ट क्लोजली टाइम्ड विद इजैकुलेशन। दोनों एक ही चीजों का दो अलग अलग, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल रूप है। साइकोलॉजिकल रूप जिसमें हमें उसे सेटिस्फैक्शन मिला, जो चंद लम्हों तक ही एक्टिव होता है पुरुषों में, कंपेयर्ड टू द इजैकुलेशन व्हिच इज अ प्रोसेस जिसमें सारा सेमेन स्पिल होता है, और स्पिल होने की जो एक्टिविटी वो एक्टिव कंपोनेंट जिसमें एक तरह का फोर्सफुल स्पिल हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों पैरेलल प्रोसेस हैं, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल मेंटल सेटिस्फैक्टरी गेनिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, और ये दोनों कल्मिनेट होते हैं। इन दोनों में थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है, इजैकुलेशन हो सकता है ऑर्गेज्म ना हो, ऑर्गेज्म हो सकता है इजैकुलेशन ना हो, तो ये दोनों भी एक साथ हो सकती है। तो फिजिकल कंपोनेंट ना दिखे आपको और आप डिस्ट्रेस में हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, या फिर इजैकुलेशन हो गया और आपको ऑर्गेज्म नहीं हुआ, आपको वो चंद लम्हों की जो सेटिस्फैक्शन डेवलप होती है वो शायद हो ना पाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहता है। तो दोनों दो अलग पाथ हैं टुवर्ड्स कल्मिनेशन ऑफ द मेल सेक्सुअल साइकिल। ओके सर, एक मिथ बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो है ये सिर्फ एक दिमाग में है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ऐसा सच नहीं है। ऑब्वियसली याद रखिएगा, जो भी चीज आपको बॉदर करती है फिजिकली वो आपके दिमाग में घर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा चोट है मुंह के अंदर तो अपना टंग जाके वहां बार बार टच करता रहता है। वैसे ही अगर हमें हमारी दिनचर्या और हमारी एक्टिविटी में कोई भी चीज गड़बड़ होता है तो वो आके मैं बार बार हिट करता है, और वो एक तरह से डिसिपेट करते रहता है कि हम ठीक नहीं कर पा रहे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट टू अ सोमैटिक ट्रबल इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब कि हमारी सोमैटिक प्रॉब्लम क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, हम शायद इजैकुलेशन जल्दी कर रहे हैं, हम शायद इजैकुलेशन अर्ली कर रहे हैं, जिसको शब्द बाहर के देशों ने प्री मैच्योर कहा या एक अर्ली इजैकुलेशन कहा गया। इसका मतलब है कि इजैकुलेशन उतनी टाइम नहीं जितना आपकी इच्छा है, तो आपकी इच्छा अनुसार ये काम नहीं हो पाता। आपकी इच्छा है कि ये और लास्ट करे, वो आपके लिए लास्ट करे, आपके पार्टनर के लिए लास्ट करे, और पार्टनरशिप के लिए लास्ट करे। तो शायद ये पूरा उस लेवल तक अगर मेंटेन ना हो पाए तो इसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कही गई है। मतलब ये साइकोलॉजिकल तब बन जाता है जब ये पत्थर रिफ्रैक्टरी हो जाता है, हम इससे निकल ही नहीं पा रहे, हम उसी एंट्रैपमेंट में हैं जहां हम जितनी बार भी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के साथ, परफॉर्मेंस के पहले, परफॉर्मेंस होते ही, या फिर पार्टनर के सेटिस्फैक्शन या अपनी सेटिस्फैक्शन के पहले इजैकुलेट हो जाना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हुआ, जिसे हम अर्ली इजैकुलेशन का टर्म देते हैं, जो बड़ा साधारण सा टर्म होता है आम जनता के लिए और हमारे पुरुष जो आज इसे देख रहे हैं उनके लिए। तो साइकोलॉजिकल नहीं कहेंगे, फिजिकल एट्रीब्यूट जो मेंटली घर कर जाता है, बिकॉज हम इससे वंचित नहीं हो पा रहे, ये हमें तंग करता जा रहा और कहीं ना कहीं एक विशेष साइकिल बन गया। तो एक रिफ्रैक्टरी फिजिकल एट्रीब्यूट है जो मेंटली घर कर जा रहा है और उसके बाद हम शायद इंप्रूव नहीं कर पाए। हाँ, तो सर ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्या ये सेम चीज है या अलग अलग है?
ओके, सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो हमने बिल्कुल साधारणतः A to Z लास्ट टाइम कवर किया था, वो पूरा चीज था कि इरेक्टाइल फंक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाना। इरेक्टाइल फंक्शन जो है वो इरेक्शंस होने से रिलेटेड है। आपको अराउजल और स्टिमुलेशन के बाद वो इरेक्शन होना, जिसमें अंदर में जो बहुत ही इंट्रिकेट चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस के द्वारा पेनाइल मसल्स रिलैक्स करना और ब्लड का फ्लो होना और इरेक्शंस होना, जो इरेक्शंस फिर केपेबल रहना और फिर जल्दी से जल्दी डिट्यूमेसेंस ना हो जाना या उसकी ब्लड सप्लाई लूज ना कर जाना, वेनस आउटफ्लो ना होना। ये पूरा चीज इरेक्टाइल फंक्शन है, जिसकी डिस्फंक्शन हो सकती है, जिसमें हार्डनेस नहीं है, जिसमें इरेक्शंस बहुत सॉफ्ट हैं, जल्दी लूज हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कॉम्पोनेंट हुआ। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वो हुआ जिसमें कल्मिनेशन ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन में कहीं गड़बड़ हो गई। तो आपकी इरेक्टाइल फंक्शन अच्छी है, आप अराउज होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, फिजिकल फोरप्ले वगैरह वगैरह, और इरेक्शंस होने के बाद जब आपकी कैपेबिलिटी आती है तो आप परफॉर्म भी करते हैं, और इस परफॉर्मेंस की जो कल्मिनेशन होती है, जिसकी फिजिकल एट्रीब्यूट देखी जाती है इजैकुलेशन में, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? प्रीमैच्योरली है, जल्दी जल्दी। क्यों? मेंटली हम इसे और लंबा चाहते थे, अपने लिए या पार्टनर के लिए। प्रीमैच्योर इतना जल्दी हो जाए कि बहुत जल्दी लीक कर जाए। तो ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन, जो अराउजल से लेकर के मेल सेक्सुअल साइकिल में अंत होने की थी। तो दोनों एक चीजें नहीं है, लेकिन ये पूरी मेल सेक्सुअल साइकिल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। दोनों एक दूसरे से कड़ी में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों दरअसल भिन्न भिन्न होते हैं। उनके कॉजेस और उनकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। जी जी सर। सर फिर ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, ये इतना कॉमन है, या फिर क्योंकि लोगों का मानना है कि ये इतना कॉमन नहीं है, बहुत कम लोग इस समस्या के लिए पाए जाते हैं? तो डॉक्टर किरण, आपने वही क्वेश्चन पूछा जो इस टेबल के अक्रॉस मरीज मंडे टू सैटरडे पूछते हैं कि ये सिर्फ मेरे को ही है क्या, हमारे मित्रों को तो नहीं है, हम पूरी टीम में किसी को नहीं है, या किसी को था ठीक हो गया अपने आप ही, मेरे को क्यों ठीक नहीं हुआ? तो ये आपकी प्लेटफॉर्म आज इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म से ये अवश्य बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही कॉमन इशू है। मैं इसको अलग तरह से बताता हूँ कि हम जब पहली बार परफॉर्म कर रहे थे तो शायद हम लीक कर गए बहुत जल्दी। हम पहली बार जब बाइसिकल चला रहे थे तो फिसल के गिर गए और चोट भी लगी, और फिर प्रैक्टिस करते गए और बेटर होते गए, और प्रैक्टिस से अगर ठीक नहीं होते गए तो किसी ने हैंड होल्ड किया और हमें सिखाया कि कैसे करना है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन उस तरह की ही एक हम संवेदनशील इशू बता सकते हैं, जिसमें परफॉर्म करने के पहले अगर इजैकुलेट हो गया या परफॉर्म करते ही इजैकुलेट हो गया तो शायद वो पुरुष अपने आप को मॉडली बार डाउन मानता है। ये कॉमन फिनोमिना है। ये उतनी कॉमन है जितना हम पहले दिन साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और तीसरे दिन चैंपियन बन जाते हैं। तो कॉमन है, और कॉमन इसलिए प्रॉब्लम बन जाता है बिकॉज आदमी इसे छुपा के रखता है, इसे अपने में रखता है और इसको प्रोग्रेस होने देता है, बिकॉज जितनी बार परफॉर्म कर रहा है उतनी बार ही वो अर्ली इजैकुलेशन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। तो जो भी पुरुष आते हैं उनसे पूछेंगे कितने दिन से? सर ये तो बहुत दिनों से। या तो ये था, ठीक हो गया था, फिर शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये कॉमन है, ये अंडर रिपोर्टेड है, अंडर डायग्नोज है, अंडर स्टडीड है, और देयरफॉर पॉसिबली अंडर ट्रीटेड होगा। लेकिन आज के जमाने में आपके इस प्लेटफॉर्म से जिस तरह की ट्रीटमेंट की सब पंक्तियां आधार आ चुकी है, आई थिंक इसकी ट्रीटमेंट हो रही है। पुरुष हिचकिचाते नहीं और टाइम पे आते हैं, लेकिन जब भी टाइम पे आते हैं बोलते हैं कि ये तो पहले से ही है, ये शुरू से ही है, या हमने अभी कुछ दिन पहले पार्टनरशिप शुरू की या शादी हुई उसके बाद ये देख रहे हैं। तो कॉमन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कॉमन है। इसको सिर्फ दबा के रखें और इसकी ट्रीटमेंट ना कराएं तो ये एक उस तरह की इश्यू होगा जिसको आपने कहा था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिजिकली हम अपने आप को ठीक ना कर पाए तो ये एक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम बन गई और उसके बाद ये घर कर जाती है। फिर हम अपने आप को फेलियर मानते हैं और ये फेलियर फिर पार्टनरशिप में एक तरह की बनाती है। जी जी। क्या फिर ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत बार ऐसा होता है क्या कि वो बहुत ही सीवियर एंजाइटी इश्यूज उनके साथ है, या फिर ऐसा कुछ आपके ऑब्जर्वेशन में है? बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने डॉक्टर किरण, और इसका आंसर ऐसी होगा कि अवश्य, अगर हम बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, हम और आप बिल्कुल कोट पहने हुए हैं और बिल्कुल सही सलामत काम कर रहे हैं, बैठे सब कुछ है, और सिर्फ एक पहलू जो हम किसी को बता नहीं पा रहे, और जैसे सामने वाला प्राइवेट पार्टनर भी उससे इतना इफेक्ट हो रहा है, तो हमारी एक तरह की एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि ये सीवियर एंजाइटी स्टेट्स की डिजीज है, लेकिन एंजाइटी रहती है। कभी पूछा जाए तो लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को संभाल लेते हैं, लेकिन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से तंग। लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कुछ दवाइयां खा लेते हैं, कुछ पार्टनर पार्टिसिपेशन भी हो जाती है, लेकिन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आपने जो कहा था वॉलंटरी है कि नहीं, वो शायद अभी भी इनवॉलंटरी रह गया, वो अभी भी वॉलंटरी या वोल्यूशनल कंट्रोल में नहीं आ पाया। तो कई तब तक ये कंट्रोल में नहीं आया जब तक हमने उस पर काबू नहीं किया, तब तक वो एक हमारे लिए एंजाइटी तो होती है, पर ये कोई सीवियर एंजाइटी की डिजीज नहीं है। ये एक तरह की सीवियर फिनोमिना बन जाती है जिसमें जितनी बार परफॉर्म किया वही फेल हो रहा है। जैसे जितनी बार हमने टारगेट को हिट करने की कोशिश की, टारगेट जाता ही नहीं है, ये किसी और से जाता, हमसे नहीं जाता। तो मेरा मानना है कि ये एक
सीवियर एंजाइटी इशू बन जाता है, लेकिन इसकी रोल बैक ही उतनी फास्ट हो सकती है जिसमें काउंसलिंग और ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ होता है। ये याद रखिएगा, दंपति का फिनोमेना होता है, ये सोलो फिनोमेना नहीं होता। कोई अपने आप को पर्सनली स्टिमुलेट कर रहा है और वो जल्दी लीक करता है तो वो इतना एंजाइटी उससे नहीं होती है, लेकिन जब पार्टनर के साथ परफॉर्म कर रहा है और जल्दी लीक करता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइटी इशू। जी सर। सर एक मिथ आप इसको बोल सकते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में कॉमन है कि बहुत सारे मेन जो है वो बॉर्न टू कंट्रोल इजैकुलेशन होते हैं और बाकी अदर लोगों में ये सब चीजें नहीं होती है, तो ये मिथ को आप कैसे बस्ट करेंगे? ये हम इसे एक फैक्ट बोल सकते हैं कि एक सबसेट ऑफ लोग हैं जो बिल्कुल शुरू से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन मैं बताया, एक सेक्सुअल एक्टिविटी किसी के लिए पहला दिन एक नया एक्टिविटी होता है, उसमें हर चीज नहीं होती है, उसमें डिस्कम्फर्ट, पेन, प्लेजर, ये जितने भी एक्टिविटीज हैं ये सब उनके लिए नया होता है। और मेरा मानना है कि जितने भी मरीज पिछले 22-24 साल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और जितने मरीज हमारे एंडोलॉजिस्ट कलीग्स के साथ मिलते हैं, उनमें इतनी सारी जो पंक्तियां बनी हुई हैं जिसमें arousal, erection, component of rigidity, tumescence, orgasm, ejaculation, इन कड़ी में सब कुछ एक साथ बिल्कुल नॉर्मल हो पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, जो लास्ट कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेल सेक्सुअल साइकिल में, ऑर्गेज्म और इजैकुलेशन। तो कुछ लोग अवश्य शायद शुरू से अच्छा कंट्रोल रखते हैं और वो अच्छे होते जाते हैं। मैंने बताया था ये शब्द मेंस हेल्थ में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ओनली परफेक्ट, तो परफेक्ट होते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कर नहीं पाते और उनकी जितनी भी कोशिशें होती हैं अपने में, अपने पार्टनर के साथ, वो शायद विफल होती है, तो इसलिए ये डिजीज स्टेट में चले जाता है। ये बिल्कुल डिसफंक्शन हो गया, इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो डिसफंक्शन हो गई और उसे वापस उस पटरी पे लाना है जहां से बाकी सब एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल नॉर्मल चल रहा है। तो कल्मिनेशन या एंड ऑफ द सेक्सुअल साइकिल भी इजैकुलेशन उसी तरह से हो जैसे एक एक्सपेक्टेशन है और जैसी एक पार्टनरशिप में रिक्वायरमेंट है। ओके सर, तो ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है ये क्या सिर्फ यंग लोगों की समस्या है, यंग एज में ही दिखता है? तो इसे क्लासिफाई करते हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा सच नहीं है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हम कह सकते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी, कहने का मतलब कि शुरू से ही था, जब से हमने अपनी कोशिश की तब से ये प्राइमरी हो रहा है और ये यंग लोगों की प्रॉब्लम तो है ही है। यंग लोग इससे वंचित नहीं रह सकते, उनमें होता है। यस, बहुत से लोग बोलते हैं वो प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, बिकॉज मेरे हर कड़ी जो जुड़ी हुई है इरेक्शन से लेकर के इजैकुलेशन वगैरह तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हाँ, बहुत लोग को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक न्यू ऑनसेट फिनोमेना हो सकता है। तो किसी को किसी दंपति को अगर ये 2 साल 5 साल के बाद अगर देखने को मिलता है कि ये नया ऑनसेट प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो ये कोई ऑर्गेनिक डिजीज के बारे में नहीं बात करता, ये थोड़ा बहुत माइंड एंड बॉडी की एक्टिविटी के बाद होता है। पॉसिबली बहुत लोगों ने ऐसा बताया है कि जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और फिर प्रैक्टिस करना शुरू किए, या प्रैक्टिस करते हैं तो एक पार्टनर के साथ और दूसरे पार्टनर के साथ नहीं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप बिल्कुल फोकस्ड है। ये एक उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है जो एक बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से हो रही है, जिसमें एक रिमोट ऑर्गन एक ब्रेन से एक्टिवेट हुआ है किसी तरह के अराउजल के साथ, और इसके हर एस्पेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं एज अ स्टेप लैडर पैटर्न, फाइनली इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि एक पार्टनर के साथ में दूसरे पार्टनर के साथ, एक लोकेशन में दूसरे लोकेशन में कुछ समय के बाद परफॉर्म ना करना और फिर स्टार्ट करना, तो एक तरह की प्रीमैच्योर लीकेज हो रही है। और ये सब चीजें क्योंकि पार्टनरशिप इश्यूज हैं, ये पार्टनर्स ही अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं और कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यंग लोगों में होता है, ये मिडिल एज में होता है, ये लेट ऑनसेट भी हो सकता है, ये शुरुआत में सब ठीक था और उसके बाद कुछ शुरू हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। जी सर। तो सर ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, ये एक बार शुरू हो गया तो वो क्या हर टाइम, मतलब हर एक्टिविटी के दौरान ये कंटिन्यू होता रहता है, या फिर कैसा प्रेजेंटेशन? तो इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बोलूं, आज हम उसकी फैक्ट्स की बात करें तो एक प्रेजेंटेशन है जिसमें कोई बोलता है कि मैं जब सोलो मैस्टरबेशन में परफॉर्म करता हूं तो भी जल्दी लीक होता है, तो उसकी उनकी अराउजल इतनी स्ट्रांग है और उनकी जो अग्रेवेटेड या एस्केलेटेड एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाती है। दूसरा, याद रखिएगा, जो पेनाइल शाफ्ट या ऑर्गन की जो टिप होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इरेक्शन स्टेट्स में कंपेयर टू नॉन इरेक्ट स्टेट्स। एक नॉन इरेक्ट कंडीशन में पेनाइल टिप जो होता है वो इतना सेंसिटिव नहीं है जितना इरेक्ट कंडीशन में होता है, जितना सेंसिटिव वो होता है, उसकी नर्व एंडिंग्स बिल्कुल एक्सपोज होती है। ऐसी कंडीशन में कोई टच, फील, कोई एक्टिविटी, कोई तरह का स्टिमुलस बहुत जल्दी लीक होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है जहां लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने शुरू किया एक्ट, हमने टच ही किया, हमने फील ही किया, हम फोर प्ले में थे तभी लीक हो गया। और ये बहुत हद तक एक डिप्रेसिव फिनोमेना है, एक मॉरली डिप्रेसिंग है, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है
और सडनली पहले बार पहले दिन या कंटिन्यूड अप्रोच में आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, बिकॉज ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में हुई नहीं, बिकॉज ये एक साइकिल जो चल पड़ी है, ये गोइंग डाउन द हिल, ये इंप्रूव होता जाना चाहिए और अपने आप को ठीक होते जाना चाहिए। तो ऐसा देखने में आया है कि जिसको एक बार प्रीमैच्योर इजैकुलेशन उसको बार बार ये हो रहा है, अभी तो ये विशियस साइकिल बनी हुई है और उसको साइकिल को तोड़ने की जरूरत है, तो कुछ अनडू करना है, कुछ नया सीखना है। तो इसके कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके कुछ थेरापीज और ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो इसकी सेक्सुअल थेरेपी होती है, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट होती है, इसकी काउंसलिंग होती है, इसकी पार्टनर पार्टिसिपेशन होती है। तो जिन लोगों को एक बार हुआ, उनको सेकंड टाइम भी हुआ, थर्ड टाइम भी हुआ, एक एंजाइटी बढ़ रही है, ये शायद या तो पेनिट्रेशन के ठीक इमीडिएटली बाद लीक हो जाता है, या उतना जल्दी लीक हो जाता है कि फिर ये लीक होता रहे, या वापस देखें तो पेनिट्रेशन के पहले लीक हो जाना, या फोरप्ले पे लीक हो जाना, या बिल्कुल अराउजल के टाइम ही लीक हो जाना। तो इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं। तो इसके प्रेजेंटेशन A to Z हो सकता है, इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन हमें तंग कर सकता है। तो जो भी प्रेजेंटेशन है वो बार बार होता जाता है, और तभी इसे हम एक तरह का टर्मिनोलॉजी देते हैं, अर्ली इजैकुलेशन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो इसको रिवर्स करने की जरूरत तो है ही है, और उस रिवर्सल की कोशिश में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम वहां तक पहुंचे, उस पहलू तक पहुंचे कि हम इसे रिवर्स करें। ऑब्वियसली एक बार होता है तो बार बार होता रहता है, और कहीं ना कहीं एक साइकिल एक तरह से रोलर कोस्टर चलती रहती है, तो उसे रिवर्स हो सकती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रेजेंटेशन और फैक्ट्स बताया, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जी सर, जी जी जी। तो सर ये जैसे मतलब कोई यंग पेशेंट इसके ये समस्या से सफर कर रहा है, तो ये एज के साथ कम हो सकता है, मतलब ये समस्या उसकी कम हो सकती है? सिर्फ उम्र के साथ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा सच नहीं है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक बहुत ही ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है, एक बहुत ही एक्टिव कंपोनेंट है। इट्स एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एमिशन के बाद वाला स्टेप जिसमें एक्टिवली इजैकुलेट होता है। तो इजैकुलेशन की जो धारणा है, जिसमें इजैकुलेट बहुत जल्दी हो जाना, मतलब मसल स्ट्रांग है, मेंटली बहुत अराउज है, फिजिकल टच या टिप की टच के और टच टिप की फीलिंग के साथ साथ आदमी लीक कर जाता है। तो ये साइकिल में हर कड़ी बहुत ही फास्ट मूव कर रही है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वो एस्पेक्ट है जिसमें लीकेज बहुत जल्दी हो सकता है, और ये होने के कोई ऐसी आसार नहीं कि अगर आप सो गए, अगर आपकी उम्र बढ़ती गई तो आप ठीक होते जाएंगे। इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज एक एक्टिव कंपोनेंट है। इसको अंडर एक्टिव बनाना या इनएक्टिव बनाने की जरूरत होती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही एक्टिव है। तो कुछ कंपोनेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं जो हमें तंग करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स बहुत अंडर एक्टिव होते हैं जो हमें तंग करते हैं। और ये मेंस सेक्सुअल साइकिल में जो भी कंपोनेंट्स हैं, अराउजल की कंपोनेंट है, स्टिमुलेशन की कंपोनेंट है, इरेक्टाइल हार्डनेस है, रिजिडिटी की जो कंपोनेंट है, इन सब कंपोनेंट्स में कोई भी चीज या तो बहुत ओवर एक्टिव हो जाए या बहुत अंडर एक्टिव हो जाए, तो ये शायद फिर उस पार्टनरशिप में अपने आप को हेल्प नहीं करता। एज के साथ अपने आप ठीक हो पाना मेरे ख्याल से शायद पॉसिबल ना होगा। एज के साथ एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस के साथ ये ठीक होना पॉसिबल है। दैट मींस किसी ने प्रैक्टिस करके इसे परफेक्शन अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और उसके टेक्निक्स पार्टनरशिप के साथ होते हैं, पार्टनर हमें सपोर्ट। जी जी। तो क्या ये अगर समस्या एंगेज में आ रही है, तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए उनके साथ ये समस्या रहेगी? तो जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसमें हमने कहा कि ये एक प्राइमरी या लाइफ लॉन्ग था, या एक सेकेंडरी था, और एक एक्वायर्ड था। तो प्राइमरी या लाइफ लॉन्ग वो था जो शुरू से चल रहा है, जब तक आप स्टेबल के उस पार ना आए। और ऐसे पेशेंट को क्लेबन हॉस्पिटल में हम हर हफ्ते देखते हैं जो कहते हैं ये लाइफ लॉन्ग रहा है, पिछले 2 साल से या 10 साल से रहा है, लेकिन हमारी काम तो चली रही थी, किसी बहाने हमारे पार्टनर ने हमें समझा और हम अपनी पार्टनरशिप में जो भी केपेबल रहे, जिस भी तरह से स्टिमुलेशन तक पहुंच पाए। दूसरा, ये कहीं ना कहीं हम एक्वायर किए, कुछ समय तक ठीक थे, एक पार्टनर या दूसरे पार्टनर के साथ होता है। तो ये एस्पेक्ट लाइफ लॉन्ग रहना, अगर हमने इसे ट्रीट नहीं किया, तो इसको ट्रीट करने के लिए उस साइकिल को ब्रेक करना होता है। और एक्टिव साइकिल है तो एक्टिव कंपोनेंट को ट्रीट करने के लिए ऑब्वियसली काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है, इजैकुलेट इतना जल्दी क्यों। जी सर। तो सर ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, तो इसके जो अनविलिंग, जो ये बोल सकते हैं हम लोग इसको, इवेंचुअली जो इसके कुछ असर आप इरेक्शन पे भी देख सकते हैं? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर बिकॉज आपके दिमाग में घर बन चुका है, आपकी इजैकुलेशन बहुत जल्दी होती है और आप एन नंबर ऑफ टाइम्स इसमें फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इरेक्टाइल प्रोसेस भी एंजाइटी रिलेटेड हो जाती है। जो इरेक्टाइल प्रोसेस फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग थी, बहुत से लोग जो बोलते हैं कि मेरा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मेरा मेन प्रॉब्लम है, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी साथ साथ है। अगर आप अच्छे से पूछें तो बोलेंगे इरेक्टाइल फंक्शन मेरा बढ़िया था और सडनली ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो चेंज होती है, इस चेंज को जरा बैलेंस लाना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन लोगों को समझाएं और समझाएं, दंपति को समझाएं, पार्टनरशिप में इन लोगों को इन्वॉल्व करें,
और ये समझाएं कि इरेक्टाइल फंक्शन एक इनिशियल एस्पेक्ट है, इरेक्टाइल फंक्शन बहुत बढ़िया हो, केपेबल हो, परफॉर्म कर पाए, और फिर इजैकुलेशन की तरफ जाते वक्त, लेकिन उनकी जो पूरी साइकिल है बहुत ही शॉर्ट हो गई है। तो इरेक्शन हुआ और उसके बाद इजैकुलेशन हो गया, तो ये फंक्शन इतना शॉर्ट हो गया है कि उसके बाद इरेक्टाइल प्रोसेस की जो पूरी एक्टिविटी वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही, उसमें इतना उतना एक्टिविटी नहीं रह पाया, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत होती है। जी जी सर, एक यंग एज में लोगों के यंग पॉपुलेशन में एक दिमाग में रहता है कि अल्कोहल या फिर ऐसे कुछ अब्यूजिव ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो जिससे वो दे कैन कंट्रोल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। क्या ये सच है फिर ये? ऐसा सच नहीं होगा, ऐसा सच नहीं होगा कि आप किसी तरह के दवाइयों से ऐसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि जैसे आपने कहा कि अल्कोहल और वेरियस अब्यूजिव ड्रग्स से इसका कंट्रोल होगा। नहीं, ये गलत होगा। ये इस प्लेटफॉर्म से और किसी प्लेटफॉर्म से ये ट्रांसमिट नहीं होता है कि हम किसी तरह के अब्यूज या किसी तरह के नशे में हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये सच नहीं है, बिकॉज ये फिजिकल एट्रीब्यूट है, और ऑब्वियसली ये एट्रीब्यूट एक्चुअली आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली कंफर्टेबल रखता है। आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट मिसिंग है, बिकॉज उस तरह की कैपेबिलिटी अचीव ही नहीं हुई है। तो फिर ये बिल्कुल नशे वाली पदार्थ से ये इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा मानना सच नहीं होता, ये हो नहीं पाता। तो इसमें हमारा मेन एस्पेक्ट ये है कि हम उस तरह के अब्यूज में न जाएं इसी आशा में कि हम इस अब्यूज के साथ ठीक हो जाएंगे। कोई अल्कोहल लेकर के अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अपने आप ठीक हो जाए या वो थोड़ा संभल जाए, तो ये सच नहीं होता। तो इस तरह के एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं अलग तरह से पूछूं तो जो पेशेंट्स एंटी साइकोटिक्स में हैं, जो पेशेंट्स वेरियस काइंड ऑफ मायोपैथीज में हैं, और जो बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक कार्बामेजिन पे हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी शायद इजैकुलेशन देखने को नहीं मिलती। तो एक तरफ आप प्री मैच्योर बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी इजैकुलेशन ही नहीं होती, क्योंकि वो साइकिल या कड़ी कहीं माइंड और बॉडी के बीच में। तो कुछ कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बिल्कुल इजैकुलेशन को गड़बड़ कर देती है। तो एक तरफ तो हम प्री मैच्योर बात कर रहे हैं, जहाँ बहुत जल्दी लीक हो रहा है, और आप उनको पार्टनर पार्टिसिपेशन, काउंसलिंग, सेक्सुअल थेरेपी और एक्शंस के द्वारा उनकी परफेक्शन रीच कर रहे हैं, दवाइयों के द्वारा परफेक्शन रीच कर रहे हैं। ऑपोजिट साइड वो लोग हैं जो बिल्कुल इजैकुलेट ही नहीं कर पाते, और वो उन दवाइयों पे, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, कार्बामेजेपिन, तो ये दवाइयां बिल्कुल अलग तरह काम करती है। ठीक है, क्योंकि हम आज प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात कर रहे हैं, इन लोगों को ट्रीट करना, इन लोगों को संभाल करके पोस्टपोन करना पॉसिबल है। जो लोग बिल्कुल इजैकुलेट नहीं कर पाते, वो बहुत ही भिन्न और बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जिनकी एक्टिविटी चलती है जब तक वो थक नहीं जाते, या उनकी कॉम्पोनेंट वो रहती है जिसमें वो परफॉर्म करने के बाद अगले स्टेप को पहुंच नहीं पाते। तो ये दोनों ही बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी होती है। तो मेरा मानना है कि किसी तरह का ड्रग अब्यूज, किसी तरह के अब्यूज से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में कंट्रोल आना शायद पॉसिबल ना हो। जी जी सर। तो सर ये लोगों की धारणा है, मानना है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वो होता है जो आप एक्टिविटी के दौरान अगर 2 मिनट के अंदर आप इजैकुलेट कर लेते तो यू आर सफरिंग फ्रॉम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। सो देखिए, ऐसा है, इसकी कुछ साइंटिफिक डेफिनेशंस रही है, पर याद देखिएगा साइंटिफिक डेफिनेशन सिर्फ किताबों में है और वो कोई रिसर्च के लिए है। मेंटली आदमी परफॉर्म करना चाहता है और वांट्स टू लास्ट लॉन्गर, याद रखिएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें देखा गया है इंट्रा वजाइनल इजैकुलेटरी टाइम की जो लेटेंसी है, वो लेटेंसी देखी जाती है। दैट मींस एक जमाने में जब रिसर्च हम करते थे तो स्टॉप क्लॉक के आधार से देखते थे कि आप कितने देर लास्ट करते हैं वजाइनल, जहाँ पे आपकी पेनाइल ऑर्गन जो अभी एक्टिवेटेड है, जो स्टिमुलेटेड है, जिसमें नर्व एंडिंग एक्सपोज है, उस समय आप जब स्टिमुलेट हो रहे हैं तो किस लेवल को जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी है अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी एक मेंटल और साइकोलॉजिकल जो इशू हो रही है, वो हम साइंटिफिकली 2 मिनट, या कोई 2 मिनट वाला 20 मिनट चाहता है, 20 मिनट वाला 40 मिनट चाहता है। तो क्या है, मेन ऑलवेज वांट एवरीथिंग बिगर एंड लॉन्गर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? द एक्सपेक्टेशन इज ह्यूज। ऐसे कंडीशन में कुछ एक फिजिकल कैपेबिलिटी होती है और कुछ एक तरह की साइंटिफिक एक्टिविटी हो पाती है। तो मेरा मानना है कि 2 मिनट ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, उन लोग जो टच और फील से इजैकुलेट कर जाते हैं वो सबसे ज्यादा एंग्विश रहते हैं। टच किया, फील किया, कुछ किया तो उससे बहुत ज्यादा एंग्विश होती है। उसके बाद के जो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इजैकुलेट कर जाते हैं पेनिट्रेशन के बाद, उसके बाद कुछ लोग वो हैं जो प्रीमैच्योर डिफाइन करेंगे जहां जब तक उनकी पार्टनर को बेनिफिट या ऑर्गेजम नहीं आया। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। वो उनकी उस दंपति की उस समय की एक्टिविटी के आधार पर रिलेटेड है। तो मेरा मानना है कि टाइमिंग एक हद तक बहुत रिलेटिव टर्म है, और कोई 2 मिनट में भी सेटिस्फाई होता है, कोई 2 सेकंड में शायद प्रीमैच्योर होता है, कोई 20 मिनट में भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो टाइमिंग उस समय तक है जब तक दोनों पार्टनर्स को एक तरह की कल्मिनेशन ऑफ सेक्सुअल साइकिल, जिसमें वो इजैकुलेशन और ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाए, तो आदमी चाहता है कि उसे जरा पोस्टपोन कर पाए और केपेबली वहां तक जा पाए। जी सर। तो सर ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो समस्या है, इससे क्या जो पेशेंट है उसकी
क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सोशलाइजेशन होना, इस पे कुछ इफेक्ट होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हम जो टच कर रहे हैं आज श्रोता, वो एक्चुअली ये है जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को इंप्रूव करना। आप अपने पार्टनर या पार्टनर्स के साथ किसी के साथ इनकेपेबल रह रहे हैं और इसको इंप्रूव करने की जो कोशिशें हैं, उसमें जब तक आप अपने डॉक्टर को नहीं बताए, अपने एम्प्लॉइज को नहीं बताए, शायद इंप्रूव नहीं कर पाए। अच्छा, जब आप आते हैं टेबल के क्रॉस हम पूछते हैं तो बोलते हैं ये तो शायद शादी से ही है, ये तो पार्टनरशिप जब से शुरू हुई तब से ही है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी उस लेवल को है जहां हम शायद अपने आप को बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट पाते हैं। तो मॉरली बहुत आदमी डाउन हो जाता है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो किसी को बता नहीं पाता, उससे सफर कर रहा है। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस और एबिलिटी टू बी केपेबल इज मिसिंग अ लॉट। और ऐसे कंडीशन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पहले तुमको समझाना है कि कौन सी एस्पेक्ट है जो आपके पहलू व कंट्रोल में नहीं है। ये एक पार्ट है उस साइकिल की जिसमें कुछ पार्ट्स आपके कंट्रोल में और आपके पार्टनर के कंट्रोल में। तो आप और अपनी पार्टनरशिप में जब अराउजल होता है और जब एक्टिविटी बढ़ती है और जैसे स्टिमुलेशन होता है और उसके बाद परफॉर्मेंस बढ़ती है, उस परफॉर्मेंस को लास्ट तक कल्मिनेट करने के लिए एक तरह की पार्टनरशिप की जरूरत है। ये एक सोलो एक्टिविटी नहीं है। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड वो चीज के होना है जिसमें पार्टनर को भी सेटिस्फेक्शन हो और आप भी सेटिस्फाई हो पाए और प्रोग्रेसिवली इसको कुछ अलग लेवल को लेके जा पाए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो जरूरी होता है। इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत हद तक लॉस होती है। बहुत से लोग शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं और हमें 10 सेकंड लगता है उनको पहचानने में और उनको पकड़ने में और उनको ठीक करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने डॉक्टर को कंप्लेन किया, अपने सही डॉक्टर को कंप्लेन किया, तो शायद इसकी सही ट्रीटमेंट टाइम पे मिलती है। वरना हम इसी एक्टिविटी में ओवर द काउंटर दवाइयां लेकर के कुछ और मिथ्या और कुछ मिथ में पड़े पड़े इसको जरा पोस्टपोन करते रहते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं होती, तो हम अपने आप को फेलियर बोलते रहते हैं। वो सच जी, तो मतलब इसका कि पेशेंट खुद तो सफर कर रहा है, बट इसका इफेक्ट क्या पार्टनर पे भी होता है? अवश्य, अवश्य। ये पूरा चीज दरअसल देखिए पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में दोनों का 50-50 या 70-30 या 60-40 का एक योगदान तो रहता ही रहता है ना किसी भी पार्टनरशिप में। जैसे हमारे दोनों हाथ काम करते हैं तो रात को हम सोने जाते हैं, दोनों ने मिलकर काम किया, इन्होंने इतना और इन्होंने इतना, फाइनली हमारा सब काम दिन का खत्म हो गया। सिमिलरली दो पार्टनर्स अगर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो दोनों की सेटिस्फैक्शन, दोनों की कैपेबिलिटी और दोनों की जो एक्टिविटी जो बढ़ती जा रही है वो एक लेवल तक तो जाने की जरूरत है। और वो जाने के लिए दोनों की एक तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो याद रखिएगा, इट इज सो मच इन द माइंड एंड बॉडी। ये माइंड और बॉडी की जो पूरी एस्पेक्ट को हम आज अनरेवल कर रहे हैं, उसमें ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को उस लेवल तक ले जाए जहां आपकी पार्टनर ट्रॉमेटाइज ना हो। अगर आप फोरप्ले में ही इजैकुलेट कर जा रहे हैं, अगर आप पेनिट्रेशन के पहले इजैकुलेट कर जा रहे हैं, आप पेनिट्रेट करते ही इजैकुलेट कर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत नीचे लगता है। आपके पार्टनर डिस्ट्रेस में है बिकॉज एक स्टिमुलेटेड पार्टनर, एक स्टिमुलेटेड पार्टनरशिप में ये परफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट तो ये हर जो एंगल है अराउजल से लेकर के ऑर्गेजम तक, इसमें ऑर्गेजम में सिर्फ सेल्फ के लिए होता है, लेकिन बाकी सब एस्पेक्ट्स तो अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए होता है। Orgasm is the pleasure felt as a result of culmination of the sexual cycle. ये इंडिविजुअल पार्टनर्स को होता है और ये उनकी अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है। इसमें गिव एंड टेक होता है जिसमें हम परफॉर्मेंस के द्वारा पार्टनर को इंप्रूव करते हैं और पार्टनर की इजैकुलेशन ऑर्गेजम को एक्चुअली आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जो सिर्फ अपने लिए होता है। लेकिन इजैकुलेशन का जो एस्पेक्ट है जिसमें आप अगर पहली लीक कर जा रहे हैं तो आप शायद पेनिट्रेट ना कर पाए, अर्ली पेनिट्रेशन में आपकी लेटेंसी टाइम बहुत कम रही तो शायद आप परफॉर्म ना कर पाए। तो ये पूरा एस्पेक्ट का बहुत हद तक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पार्टनर पे पड़ता है जितना ऑब्वियसली पेशेंट पे पड़ता है जो इसके एक्टिव पार्टनर। जी सर, ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में ये स्टार्ट स्टॉप टेक्निक या फिर स्क्वीजिंग टेक्निक, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये एक साइंटिफिकली प्रूवन काउंसलिंग और सेक्सुअल थेरेपी है जिसमें पार्टनर की पार्टिसिपेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनर की पार्टिसिपेशन के द्वारा ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और इसीलिए अगर कोई चीज ऐसा हो पा रहा है जो शायद आप सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में नहीं देख सकते, उस तरह की डायग्नोसिस नहीं होती, तो डायग्नोसिस अगर दंपति के बीच में ही है तो ऑब्वियसली दंपति का इसमें पार्टनरशिप पूरे हद तक लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्क्वीज टेक्निक या स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक वो टेक्निक होता है जिसमें हम कंट्रोल ले आते हैं। वो कंट्रोल उस एक्टिविटी की होती है जहां हम बहुत ऊंचे लेवल तक कंट्रोल की एक्टिविटी आते हैं। तो ये एक तरह की फिजिकल रिहैबिलिटेशन हुई जहां हम इसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंप्रूव करने की कोशिश है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये बहुत ही प्रूवन टेक्निक है जहां पे स्क्वीजिंग ऑफ द पार्ट, क्योंकि जो टिप है, जो एक्सपोज्ड है, जो ग्लैंड्स है वो काफी सेंसिटिव है और उसका अगर हम एक तरह से स्टिमुलस कम करा पाए, उसकी एक्टिविटी और एक्टिवेशन कम करा पाए, उसकी जो विशियस साइकिल है एक्टिवेशन की उसे कम करा पाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टॉप एंड स्टार्ट एक टेक्निक होता है जहां पे आप बिल्कुल हाइटेंड एक्टिविटी पे जाते हैं, उसके बाद थम जाते हैं, दोनों पार्टनर्स
शिथिल हो जाते हैं और फिर ग्रेजुअली फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप उस सेक्सुअल साइकिल को कल्मिनेट नहीं कर रहे, आप जाते हैं एक लेवल तक पहुंचते हैं, फिर स्टॉप करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप अपनी जो कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो या तो स्क्वीज टेक्निक है जहां पार्टनर की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होती है, और स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक होती है जहां हम अपने आप ही एज अ पुरुष इस चीज को स्टॉप एंड स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हाइट एंड लेवल पे पहुंच के थोड़ा स्लो हो जाना, वेट करना, और फिर उसके बाद में थोड़ा डी फोकस करना, और फिर रीस्टार्ट करना। ये सब थेरेपीज हैं जो सेक्सुअल थेरेपी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो ये सब एक एस्पेक्ट है जो शायद सिखाया जा सकता है, दंपति को, पार्टनर्स को सिखाया जा सकता है, और सिखाते सिखाते उनको इम्प्रूव किया जाता है। तो क्या सर फिर ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन या फिर दवा से ट्रीट किया जा सकता है, और इसके और कुछ पहलू है? नहीं, इसका पहला पहलू तो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है जिसमें कोई एक पेशेंट ओपीडी में आता है और बोलता है मैं एक पार्टनर के साथ बहुत ही केपेबली परफॉर्म करते हैं, एक पार्टनर के साथ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिला है। जैसे कोई बोलता है कि एक पार्टनर के साथ मेरी इरेक्शन बहुत अच्छे हैं, दूसरे पार्टनर के साथ मेरी इरेक्शन अच्छी नहीं है, या उसी पार्टनर के साथ 2 साल पहले बहुत अच्छा था, आज घटता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत हद तक माइंड एंड बॉडी की एक्टिविटी है, जहां पे आपकी कैपेबिलिटी बहुत हद तक एक साइकिल में कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल हो जाती है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो मेडिकेशन एक एस्पेक्ट है जो दवाइयों से ठीक होगी, लेकिन बाकी एक्टिविटी तो आपको परफॉर्म करना है। तो इसलिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनर पार्टिसिपेशन। पहला इंपॉर्टेंट है दंपति को समझाना। इसमें सेक्सुअल टेक्निक्स, सेक्सुअल पोजीशंस, किस तरह की एक्टिविटी है, एक्सपेक्टेशंस को समझना, दोनों को अलग अलग और फिर दोनों को एक साथ, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने की जो कोशिश है, उसमें एक तरह की ट्रेनिंग या थेरेपी दी जाती है। तो पहले तो परफॉर्म करने की एक्टिविटी, बिकॉज ये टैबलेट नहीं है जिसमें पैरासिटामोल खाया और बुखार ठीक हो गया। ये एक परफॉर्मेंस और एक एक्टिव परफॉर्मेंस है। इस एक्टिव परफॉर्मेंस में आप पैसिवली कोई दवाई खा के पूरे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने दवाई खा के सो गए तो कोई काम नहीं आने वाला। दवाई खा करके, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था, एज के साथ इंप्रूव करेगा, हर दिन दवाई खाते तो ठीक होते जाएंगे, ये कोई विटामिन या कोई पेन किलर नहीं। तो मेरा कहना है कि ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए पहलू में आना जरूरी है। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो मेडिकेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट जो आपकी अंदरूनी कंट्रोल को लाता है, लेकिन आप अपनी कंट्रोल खुद ही लाते हैं। और उस कंट्रोल में लाने के लिए आप करते क्या है, आप अपने डॉक्टर से समझते हैं। आपके डॉक्टर समझाते हैं कि इजैकुलेशन कौन सा पार्ट है उस प्रोसेस का, आप और आपके पार्टनर ये समझते हैं। उसके बाद उसके लिए क्या तरह की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बहुत बार सिचुएशनल होता है, बहुत बार तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ टाइम्स ये बहुत प्रीमैच्योर हो जाता है एंजाइटी लेवल्स पे, नंबर 1। नंबर 2, पोजिशनल होता है, आप और आपके पार्टनरशिप की पोजीशन बहुत हद तक मैटर करती है। ऐसा देखा गया है थेरेपी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो, कि वुमेन ऑन टॉप पोजीशन रहता है जिसमें पुरुष के बैक मसल्स बहुत ज्यादा स्टिमुलेट नहीं होते, तो शायद उनकी जो एक तरह की सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो इतनी कम होती है कि वो इजैकुलेशन कम करे। पर ऑब्वियसली आपको केपेबल होना चाहिए कि एक पार्टनर ऑन टॉप टाइप की पोजीशन में आप केपेबल हो। तो देखा गया है कि वो सब एस्पेक्ट्स जो हम पहले मरीजों को सिखाएं और उनसे पहले पता करें कि आप किस पोस्चर में, किस लोकेशन में, किस टाइमिंग में, किस पार्टनरशिप में इस तरह की प्रीमैच्योर पाते हैं। ये क्या बिल्कुल ग्लोबल फिनोमेना है कि आपके दोनों पार्टनर के साथ, या आपके इस पार्टनर के साथ हर समय, या सिर्फ स्टिमुलेशन या फोरप्ले के साथ ही हर समय, या सिर्फ पेनिट्रेट करते ही इमीडिएटली? अगर ये इस तरह की ग्लोबल फिनोमेना है जो बिल्कुल रिपीट आफ्टर रिपीट होती जाती है, तो आइडिया मिल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है और क्या चीज को, पहलू को ठीक करें। तो मेडिसिन एक एस्पेक्ट है, और बाकी एस्पेक्ट है मरीज को समझना, पार्टनरशिप को समझना, वो इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के पोस्चर्स, पार्टनरशिप की एंजाइटी, पार्टनरशिप का टाइमिंग, ये सब मैटर करता है। एक बहुत ही हाइपर एंशियस सिचुएशन में परफॉर्म करके काम पे जाना, उस समय शायद बहुत जल्दी लीक हो जाता होगा। शायद बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है और बहुत जल्दी परफॉर्म करना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड है, बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं। तो ये एक तरह की सिचुएशन होगी कंपेयर टू अ लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जहां होते रहता है और आप हर बार ही फेल हो रहे हैं। ऑब्वियसली इस पूरी चीज में मेडिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो सिर्फ मेडिकेशन नहीं, एक तो सेक्सुअल थेरेपी, एक काउंसलिंग, दंपति को समझाना, बिकॉज जो भी चीज दिमाग में और दिल में और बदन में घर कर जाती है, अगर उसको आपने टाइम पे रिवर्स करना शुरू किया तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको टाइम पे रिवर्स कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्सल की कोशिशें बहुत हद तक थेरेपी में इंग्रेंड होता है। ये करते करते दवाइयों की अवश्य जरूरत पड़ती है, बिकॉज आज वो दवाइयां आ चुकी हैं, वो मेडिकेशन आ चुके हैं जो एक जमाने में चीरकाल में नहीं हुआ करती थी। तब हम किसी दवाई के इफेक्ट को यूज करते थे, आज हम उससे बहुत अलग लेवल को जा चुके हैं जहाँ थेरेपी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो मेडिकेशन अवश्य। जी सर, ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इसके जो प्रेजेंटेशन होता है, पेशेंट्स आते हैं, या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं क्या? आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इसके बारे में?
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रेजेंटेशंस बिल्कुल अलग हो चुके हैं और बहुत तरह के प्रेजेंटेशन जिसमें बहुत यंग पेशेंट और बहुत बुजुर्ग पेशेंट भी आके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कंप्लेन करते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक पार्ट ऑफ द एंटायर फिनोमेना है, जिसमें अगर इरेक्शन प्रोसेस सही चला तो उसके बाद में इजैकुलेशन पे आपकी कंट्रोल एक लेवल तक है। तो फैक्ट ये है कि इसके प्रेजेंटेशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई है, बिकॉज ये एक एगनाइजिंग, एक तरह का डेस्परेट सिचुएशन होता है जहां पे आप अपनी एंग्जाइटी में हैं, अपनी एगनी में हैं, अपने डेस्परेशन में हैं और उसके बाद इसकी कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर आपने सही कोशिश की, सही डॉक्टर के पास गए, सही टाइम पे गए, तो पॉसिबल है आपकी ट्रीटमेंट हो गई। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्रेजेंटेशन जहां तक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का है, हम बहुत से यंग पेशेंट्स को देख रहे हैं आज के जमाने में, ये बहुत देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली कुछ लोग जो सोलो परफॉर्म कर रहे हैं, मैस्टरबेट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि इजैकुलेशन बहुत ही लेंदी समय तक हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस की बात है। तो एक जमाने में अगर आप लॉकडाउन में रहे तो आपकी इतनी थॉट प्रोसेस बढ़ गई कि आप एक्सपेक्टेशन में बहुत ज्यादा डूब गए और उसके बाद ऑनलाइन और वेब पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि मेंटली आप फिर वही होना चाहते हैं जो शायद कोई बहुत टावरिंग पर्सनालिटी रहा होगा जिसने अपनी सारी चीजें लिखी होंगी। तो ऑनलाइन जाकर के एक एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना एक बहुत कॉमन फिनोमेना हो गई है मेंस हेल्थ की सिचुएशन में, और हम कहीं ना कहीं उनको वो लेवल पे लाना चाहते हैं जो लेवल उनके लिए केपेबल है। कहने का मतलब, अगर मैं 4 फुट का हूं तो 6 फुट का नहीं बन सकता। अगर मेरी हाइट ये है तो वो हो सकता है। अगर मैं डॉक्टर हूं तो शायद मैं प्लम्बर उतना अच्छा नहीं बन सकता, वो कोई और स्पेशलिस्ट है, हम कोई और स्पेशलिस्ट है। तो कहने का मतलब कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, रादर देन एकदम बिल्कुल अनरियलिस्टिक हाइपर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। तो प्रेजेंटेशंस इतनी बदली नहीं है प्री मैच्योर इजैकुलेशन में। आज भी पुरुष वैसे ही आता है, दंपति वैसे ही आती है जो कहते हैं कि ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कारण हमारे संबंध में मुश्किल हो रही है, हमारी कैपेबिलिटी में मुश्किल हो रही है। और आई थिंक इस पे ज्यादा गवेषणा नहीं हुई है, इस पे ज्यादा एपिडेमियोलॉजिकल वर्क भी नहीं है, बिकॉज प्रेजेंटेशन अभी भी एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद और 10 साल बाद ही होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन में। तो ये डिपेंड करता है कब पुरुष या कब दंपति अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और वो किस लेवल तक रिसेप्टिव है और किस लेवल तक वो उस जर्नी में साथ जाने को तैयार है, जहाँ पे सेक्सुअल थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिकल थेरेपी, फॉलो अप और फिर रिफ्रैक्टरी केसेस के अलग तरह की ट्रीटमेंट, ये जर्नी में जाना पड़ता है। तो सर ये एज रिलेटेड कुछ है इसमें ऑब्जर्वेशंस आपके? तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि पहले दिन इसके चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू 100 डे एंड 2000 डे। कहने का मतलब है कि द यंगर परफॉर्मर्स विल हैव मोर एंजाइटी, मोर इश्यूज ऑन दैट। बहुत हद तक पार्टनर से भी रिलेटेड होता है, पार्टनर्स एक्सपेक्टेशंस अराउंड। तो मैं यंगस्टर्स को ज्यादा देखता हूँ इसमें, बिकॉज इसमें एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हुई है। ये एक्सपेक्टेशन की सवाल है, तो इस एक्सपेक्टेशन को संभालना, पहले तो उनके बात करना, उनको समझाना। और वैसे हम ज्यादा यंगस्टर्स को देखते हैं। हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो शायद पार्टनरशिप्स चेंज कर चुके हैं और बहुत हद तक परफॉर्म नहीं किया, तो उनकी वो मॉडल थोड़े से डिफरेंट लेवल पे हैं, बहुत इरेक्टाइल फंक्शन में और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, तो कभी ना कभी उनकी बाधा रह चुकी थी प्रीवियस पार्टनरशिप में, या परफॉर्मेंस पहले और उसके बाद फिर एक नई परफॉर्मेंस एक अंतराल के बाद। तो ऐसे लोगों में इस तरह की चीजें देखने को मिली है और मेरे ख्याल से इन सब चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको उस जर्नी में ले जाएं। ये एक कंसल्ट नहीं होती, ये कुछ कंसल्ट होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं कुछ दवाइयों पे, कुछ टेक्निक्स के द्वारा, और फिर फाइनली आप देखेंगे कि वो गोल्ड मेडल्स बन जाते हैं। जी जी सर, एक क्वेश्चन है, ये जो एनेस्थेटिक स्प्रेज रहते हैं, क्रीम्स रहते हैं, जो ओटीसी लेवल पे अवेलेबल होते हैं, तो ये इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, इसकी एक थेरेपी है जिसमें मैंने बताया कि एक तो माइंड एंड बॉडी की एक्टिविटी है, जिसमें माइंड एक तरह का बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड है। वो पार्टनर के साथ, पार्टनर के फोरप्ले के साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ, पेनिट्रेशन के बिल्कुल पहले कुछ मिनटों के साथ। तो ये एक पूरी माइंड के साथ है। बॉडी का ये एस्पेक्ट है कि एक मेल ऑर्गन जब स्टिमुलेट होता है तभी उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ती है कंपेयर टू एक नॉन स्टिमुलेटेड ऑर्गन। जब वो स्टिमुलेटेड है तो उसका टिप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये हमें देखने में आया जब हम सर्कमसीजन करते हैं यंग मेल्स का, जो जिनके फाइमोसिस है, और जब सर्कमसीजन करते हैं तो उस समय देखने को मिलता है कि इतनी हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स है जो रात को इरेक्शन में बहुत तंग करती है, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में उसको हम डिसेंसिटाइज करते हैं। तो ये एक तरह का डिसेंसिटाइजिंग मैकेनिज्म है जिसमें अलग तरह के स्प्रेज हैं, एनास्थेटिक स्प्रेज हैं, जो आप अपने आप ही ओटीसी से न लें, अपने डॉक्टर्स के आधार पर लें, बिकॉज ये फिजिकल एट्रीब्यूट को ही सिर्फ ठीक करता है और ये बहुत हद तक केपेबल है, ऐसी बात नहीं, बहुत हद तक केपेबल है और बहुत ही इफेक्टिव रहता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, एक बहुत हद तक माइंड में भी इसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी का जो पूरा इसमें संयोग से जो एक्टिविटी है उसे कंबाइन करने के लिए सिर्फ स्प्रेस पे काम नहीं चल सकता। बस आपके स्पेशलिस्ट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किस किस एस्पेक्ट पे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। पर बॉटम लाइन ये है कि एंड ऑर्गन की जो टिप है वो इतनी सेंसिटिव है कि वो टच करते ही, स्टिमुलेट होते ही लीक कर जाता है। अगर वो ही एस्पेक्ट है
और अगर हम स्प्रे से अपने आप को इंप्रूव कर पाए तो शायद हमने एक लेवल तक इंप्रूव कर लिया। लेकिन उतना ही होता है जो सरफेस की एनेस्थीसिया से होता है। तो एनेस्थेटिक स्प्रे सिर्फ सरफेस को ही काम करता है, लेकिन अंदरूनी काम नहीं करता। और बहुत हद तक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में इतना हद तक माइंड भी एक्टिवेटेड है कि फिर आप कंट्रोल ना कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली बहुत से थेरेपिस्ट जुड़ करके एक पूरी थेरेपी बनती है, जिसमें ये एक पहलू है। जी सर। सर, थेरेपी की बात हो रही है तो हम लोग आपसे और थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये करंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या फिर एस्टैब्लिश थेरेपी अभी की जो है, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानकारी चाहेंगे। अवश्य अवश्य। तो हमारे पास जो मरीज आते हैं, एज एन एंड्रोलॉजिस्ट हमारा ये काम होता है कि हम उनको अंडरस्टैंड करें, उनको देखें। और जैसे मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में समझाया होगा, एक पेशेंट को एसेस करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो असेसमेंट है वो बहुत हद तक एक बहुत ही स्पेशलिस्ट जो स्ट्रांग है, जिसने अपनी इस एक्टिविटी के द्वारा, अपनी इस कैपेबिलिटी के द्वारा असेस करके डायग्नोज कर लिया है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक बहुत हद तक डायग्नोज्ड है, पेशेंट ने बताया और आपने मान लिया और ये सच है। बुखार डायग्नोज है, टच किया और टेम्परेचर बढ़ा है मतलब बुखार है। सिमिलरली प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ने पेशेंट ने बताया, उसकी एगनी ने बताया, उनकी पार्टनरशिप की ये पूरी डिस्कॉर्ड ने बताया। तो इसमें डायग्नोसिस की कोई बात ही नहीं बनती। थेरेपी में हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो कोई पहले दिन आता है, कोई अपने हनीमून पीरियड के बाद आता है, कोई पहले हफ्ते महीने से लेकर के कई सालों की परफॉर्मेंस की इनकेपेबिलिटी के बाद आता है। और इनकेपेबिलिटी बिल्कुल पहली एक्टिविटी से लेकर के लास्ट एक्टिविटी तक, जहाँ पे परफॉर्म करते वक्त भी सब कुछ अगर अच्छा परफॉर्म हो रहा तो भी कुछ देर तक लास्ट करना चाहते हैं, शायद अपने पार्टनर की कैपेबिलिटी के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए या अपने लिए। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस को मैच करना जरूरी है। दवाइयां तो हैं, इसमें थेरेपी तो है। एक्सपेक्टेशन मैच करने के लिए एक्सपेक्टेशन को सुनना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार हम दंपति को नहीं देख पाते, बस सिर्फ पुरुष को देख पाते, उनके पार्टनर नहीं आ पाते, तो बहुत हद तक सच्चाई और कहानी नहीं मिल पाती है। याद रखिएगा, इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी, जब तक ये एक पार्टनर फिनोमिना है जिसमें दोनों पार्टनर्स का आकर के सच बताना, कि हमारे लिए बहुत हद तक हमें उजागर करता है और बताता है कि क्या एक्चुअली सच्चाई है और इसे कैसे फाइन ट्यून करें। बहुत बार एक मेल एस्पेक्ट ऐसा रहता है जिसमें वो शायद बता नहीं पाते या हिचकते हैं, और उसमें वो हेजिटेंसी उनको हेल्प नहीं करती। जहां तक थेरेपी की सवाल है, आजकल वो दवाइयां आ चुकी हैं जो बिल्कुल फोकस दवाइयां हैं। दवाई की डोजेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आज के जमाने में हमारे पास SSRIs जो बिल्कुल वैलिडेटेड हैं थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, जो इस दवाई इस पे काम आती हैं, वो दी जाती हैं। अब डोजेज हम डिसाइड करते हैं एज अ डॉक्टर, मरीज डिसाइड नहीं करता। लेकिन मरीज की परफॉर्मेंस हमें हेल्प करती है एस्केलेट और डी एस्केलेट करने में, टाइमिंग बताने में। ऐसे नहीं कि आपने एक दवाई खा ली और ठीक हो गए, फिर आप उसी दिन, जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन ही एग्जाम पास होंगे, बाकी दिन आप फेलियर हैं और आपको पता नहीं किसी दिन भी एग्जाम आ सकता है। तो वो ना करके अपने आप को इस तरह से फाइन ट्यून करके रिपेयर करना है जहां हम ठीक हो रहे हैं। और ये कोशिश तभी हो पाएगी जब आप स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, अपने एंड्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं। यहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जब हम इस तरह के मरीज को देखते हैं, मेंस हेल्थ में जो एक हमारी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी केयर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसको हम एक तरह से देखते हैं, तो काउंसलिंग एंड टॉकिंग में ज्यादा समय बिताना पड़ता है। थेरेपी का ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसके बाद की थेरेपी में पार्टनर पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटी बढ़ाते हुए, पोस्चर्स के बारे में बात करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करते करते, और ये भी अंडरस्टैंड करना कि वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, गूगल या यूट्यूब के साथ कंपेयर कर रहे हैं या किसी अपने और दंपति मित्र के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले उनके माइंड को समझना और उनको उस लेवल पे लाना जो उनकी कैपेबिलिटी है, और जो कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप वहां जाएंगे जहां उनको इससे अच्छा बनाएंगे। दवाइयों में हम, मेडिकल मैनेजमेंट में हम एक तरह से लोकल स्प्रेस यूज करते हैं, एक तरह से हम SSRIs यूज करते हैं, और SSRIs की डोजेजेस हम पे डिपेंड करती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट को भी साथ साथ ट्रीट करना होता है, जो बहुत हद तक मिसिंग होता है, बिकॉज ये इतना बॉदरसम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कंपोनेंट है कि दूसरा कंपोनेंट मिस हो जाता है। तो आई थिंक ये पूरी थेरेपी उस तरह की है जहां पे मेडिसिन, पोस्चर्स, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट एंड रीट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, ये एक डॉक्टर का पहलू होता है, जिसमें मरीज एक लेवल तक पहुंचना है तो दूसरे लेवल तक पहुंचना चाहता है, और उसमें हम जाने की कोशिश करते हैं। जी सर। सर, फिर ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में एक कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं जिसमें वन थेरेपी डजंट फिट ऑल, या फिर जो पेशेंट है 20s के, 40s के, 60s, इनको आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? तो हमारे पास पेशेंट 20s में भी आते हैं, 40s में भी आते हैं और 60s में भी आते हैं। और ये तीन तरह के पेशेंट होते हैं, जो तीनों एक तरफ लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या प्राइमरी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होते हैं, या सेकेंडरी कभी ना कभी डेवलप किया और कंटिन्यू होता जा रहा है, ये एक लेवल तक इंप्रूव किया, उसके बाद वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई जहां जाना चाहिए था, लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पाए। तो एक हद तक रिफ्रैक्टरी पेशेंट आते हैं, जिनकी शायद ट्रीटमेंट उतनी हो पाई उसके बाद और हो नहीं पाई, तो वहां हम अलग लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो पूरी थेरेपी और जो करंट थेरेपी है, वो एक मेंस हेल्थ की डोमेन में वहां तक जा चुका है, जहां हम हर पहलू को ठीक करते हैं।
जहां तक हम उस लेवल तक जाना चाहते हैं जहां पे आपकी इजैकुलेशन जरा पोस्टपोन हो जाए, उसके साथ इरेक्टाइल फंक्शन, एराउजल, ये सब एस्पेक्ट्स को भी दुरुस्त करते जाते हैं। जब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ओनली एंड ओनली कंपोनेंट है इस पूरे मेल सेक्सुअल साइकिल में जो सबसे बॉदरसम है, और बाकी सब आप अच्छा खासा मैनेज करें, जैसे मिसाल के तौर पे एक यंग नॉन हाइपरटेंसिव नॉन डायबिटिक पेशेंट, नॉन स्मोकर पेशेंट जो बिल्कुल अदरवाइज फिट है, 30s और 40s में है, हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव है, नॉन स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट्स को बात करते, समझाते, दवाइयों पे रखते हैं। उनकी दवाइयां एक दिन या एक घंटे की नहीं होती, उनकी दवाइयों की थेरेपी एस्केलेट करते जाते हैं जहां उनको मॉरली और फिजिकली और कॉन्फिडेंटली स्ट्रांग लगता है। अरे ये तो अच्छा लगा। हम उनको 2 से 4 हफ्ते में मिलकर देखते हैं कि आपने ये जो दवाइयां हमने लिखी ऑल्टरनेट डे, हर दिन या परफॉर्मेंस के समय आपने ये ली, तो आप किस लेवल तक पहुंचे। बहुत बार लोग हिचकते हैं, परफॉर्मेंस पे वापस नहीं जाते बिकॉज वो तो रिफ्रैक्टरी है, वो तो अपने आप को फेलियर मानते हैं, मॉरली बहुत डाउन है। ऐसे लोगों को हम दवाइयों पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बोलते हैं आप खुद ही परफॉर्म करो, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा करके पर्सनल या सोलो परफॉर्मेंस या मास्टरबेशन में देखो कैसा लगता है। वो देखेंगे कह रहे हम तो इजैकुलेट ही नहीं कर पाए, एक समय में प्रीमैच्योर था, आज तो मैं इजैकुलेट ही नहीं कर पाया, मतलब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। एक तरफ उनकी पूरी मेंटल एंजाइटी और पूरी जो रिहैबिलिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। दवाइयां उसके साथ साथ चलती हैं बिकॉज कहीं ना कहीं डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप दवाइयों से शायद थोड़ी स्ट्रांग होती है, ऐसा एक मरीज मानता है। लेकिन डॉक्टर मानता है कि अगर मरीज को सब कुछ समझा पाए उसकी भाषा में, तो शायद उस लेवल को पहुंच गए जहां मरीज अपनी ट्रीटमेंट की तरफ खुद ही जोर लगाएगा, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो मेरा मानना है कि थेरापीज में हर एस्पेक्ट, पेशेंट को समझाना, उनके पार्टनर को समझाना, उनकी सिचुएशन को समझना, उनके पोस्चर्स को समझना, उनको वो तरह की सेक्सुअल थेरेपी के आइडियाज बताना या बताना, उसके साथ वो सब थेरेपी जिसमें शायद कोई स्प्रे या कोई जेली या जेल हो जो लोकल एनेस्थेटिक हो, जो सरफेस पे काम करता है, एसएसआरआईज हैं जो आज वैलिडेटेड हैं, और जो उन दवाइयां हैं जिसकी क्या राइट डोजेजेस हैं, बहुत बार आपके वो डोज मिलती है जो शायद मरीज को सूट ना करे, तो ये सब चीजों को समझना होता है। तो आई थिंक करंट थेरेपी में हम एक तरफ प्राइमरी केसेस देखते हैं, रिफ्रैक्टरी केसेस देखते हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, और उनको हमें ठीक करने के लिए फिर अलग अलग पहलू पे जाना पड़ता है, अलग अलग थेरेपीज है। याद रखिएगा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए आज के जमाने में हम शायद ऑपरेट नहीं करते, कुछ जमाने में कुछ अटेम्प्टेड थेरेपीज हुई थी जहां पे हम लोगों को ऑपरेट भी किया था और कुछ लोग ठीक भी हो गए थे। आज हम लोगों को सरफेस ऑपरेशन नहीं करते, हम उनकी सेंसिटिविटी को घटाने की कोशिश करते हैं, उनको जिनकी पर्सनालिटी को पूरा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनकी फिजिकल पर्सनालिटी और वर्क पर्सनालिटी नहीं, उनकी कैपेबिलिटी एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उनके साथ डिस्कशंस की जरूरत पड़ती है, उनके पार्टनर का उनके साथ पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। तो थेरेपी के ये बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स है, इसे अगर पहलू में ना देखा जाए और सिर्फ दवाई लिखा जाए तो शायद वो थेरेपी सही हो पाए। तो 20s 30s में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है बिकॉज यंग पेशेंट और यंग पार्टनर 30s 40s में एस्टैब्लिश कंडीशन में सैडली बहुत हद तक ट्रीट हुए, उसके बाद उतनी ट्रीटमेंट के साथ रह गए, फिर और ट्रीट ना हो पाए, ये अपने में एक अलग ही एस्पेक्ट। और आगे बढ़ते हुए 50s 60s में न्यू ऑनसेट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन डेवलप होना एक नए पार्टनरशिप में, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग होती है, जहाँ पे हम और भी एस्पेक्ट देखते हैं जो शायद घटता जा रहा हो, जिसमें इरेक्टाइल फंक्शन की भी एक एस्पेक्ट है जो घटती जा रही है। तो हर किसी को एक ही शायद भाव में ठीक नहीं करता है। तो आपने जो शब्द यूज किया दैट वन थेरेपी फिट्स ऑल, ऐसी बात सच नहीं है। वन थेरेपी हैज गॉट मल्टीपल सब थेरेपीज व्हिच हैव टू बी गिवन टू ईच पेशेंट, और उन थेरेपीज से हम उनको केपेबल बनाना चाहते हैं और एक तरह से हैंड होल्ड करते हैं, रिमोट कंट्रोल की तरफ से वो आते हैं और हमें बताते हैं कि हमारी इंप्रूवमेंट ऐसी है, अकॉर्डिंगली हम फाइन ट्यून करते हुए दोनों फिजिकल, मेंटल और मेडिकल थेरेपी से आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आई थिंक आज आपके साथ इतनी सब चीजें डिस्कस करके मुझे लगता है बहुत सारे पहलू और बहुत सारे मिथ्स बोल सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में आपने दी, वो भी बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। ये बहुत हेल्प करेगा हमारे ऑडियंस को ये सब चीजें। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या कुछ अगर इफ टाइम परमिट्स कैन वी टेक फ्यू क्वेश्चंस? हमारे पास टाइम है, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं ना, श्रोताओं के क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में। तो सर एक फर्स्ट क्वेश्चन है मेंटल स्ट्रेस के बारे में। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, सो कुछ आप कहना चाहेंगे? तो स्ट्रेस बस्टिंग करने की जरूरत है, यू हैव टू डू अ स्ट्रेस बस्टिंग, मतलब कि आपको पूरा पहलू ही बदलना है। हनीमून एक तरह का स्ट्रेस बस्टर होता है, एक सेकंड हनीमून एक तरह का स्ट्रेस बस्टर होगा। आपको अपने काम और अपने पहलू और अपने दिनचर्या में बहुत हद तक अपनी चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, एंड यू आर अ मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आपने ये पहलू को आगे नहीं बढ़ाया तो शायद अगर आप अपने स्ट्रेस को खुद नहीं कम कर पाए तो आपके डॉक्टर, आपके साइकोलॉजिस्ट सिर्फ इतना ही कर पाएंगे। तो आपने ये ठान लिया है कि मैं अपने स्ट्रेस को कम करना चाहता हूँ, मैं शायद 5 दिन ही काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनरशिप के साथ थोड़ा सा अपने आप को एम्प्लॉय करना चाहता हूँ जहां हम केपेबल हो, जहां पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर पाए। तो इस तरह के एस्पेक्ट्स में अपने को स्ट्रेस बस्टर्स की जरूरत होती है। आपकी स्ट्रेस इतनी ज्यादा है और उसमें एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और वो परफॉर्मेंस एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, तो फिर स्ट्रेस एक तरफ, दूसरा परफॉर्मेंस फेलियर दूसरी तरफ,
और परफॉर्मेंस फेलियर और परफॉर्मेंस एंजाइटी शायद यंग पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस बस्टर्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस की ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो आप और आपके दंपति जीवन में आपकी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही हो पाता है, जिससे बहुत बार आपके साइकियाट्रिस्ट, आपके फिजिशियंस आपको हैंड होल्ड करके आगे ले। जी सर, एक क्वेश्चन आ रहा है ईडी के बारे में। आई थिंक ये ईडी के बारे में हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी आपसे थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि क्या व्हाट इज द साइंस, इज दिस अ साइन ऑफ समथिंग सीरियस? ईडी क्या इससे सीबीडी या फिर आज के जमाने में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को एक सेंटेंस में कहूं, if your erections are not happening in the right direction, your heart is moving in a different direction altogether. मतलब आज erectile dysfunction has been labeled as a vascular disease. Very important. अगर आपकी इरेक्शन 30s 40s में कम होती जा रही है, अगर आपको डायबिटीज और हाइपरलिपिडेमिया और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और आप बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, आपके ये सब पैरामीटर्स जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, 8 days a week आप अपना काम निभाते हैं, उसके साथ आपको उस तरह के कोमोर्बिड फैक्टर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है दैट देयर इज एन अंडरलाइंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज व्हिच कुड बी, बिकॉज एक रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक यंग आदमी में होना नहीं चाहिए था। अगर है तो या तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मोकर हैं, उनके लिपिड प्रोफाइल बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही अनकंट्रोल्ड और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, उनकी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस उनकी पूरी पहलू और इरेक्शंस को पहले घटा रही है। तो आपके पास ये जो मॉडिफाइबल डिजीजेस, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल डिजीजेस, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, हाइपरटेंशन, एज रिलेटेड चेंजेस जो आपके वेसल्स में ऐसे ही हो रहे हैं, उसके साथ डायबिटीज मेलाइटस एंड स्मोकिंग, ये सारे चीज कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ वास्कुलर फिनोमेना इन द बॉडी, जिसमें आपके वेसल्स, आपकी हार्ट और हल्क चीजों में इफेक्ट हो रही है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज में जो वेसल्स ब्लॉक होते जाते हैं और एक दिन हार्ट अटैक होता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत बार देखा गया है कि 57% ऑफ पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हुआ उनको पहले से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। 49% ऑफ पेशेंट ऐसे थे जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, उनको फ्यूचर में हार्ट अटैक हुआ। क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, दैट इफ द वेसल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, पेनाइल हेल्थ इज अ बैरोमीटर ऑफ मेंस हेल्थ। मतलब कि अगर आपकी कैपेबिलिटी और इरेक्शंस अच्छी नहीं है और रिफ्रैक्टरली खराब होते जा रहे हैं और आपकी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, या आपकी रिहैबिलिटेशन आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक नहीं होने दे रहा है। ऐसा नहीं कि हर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ रीजन फॉर हार्ट डिजीज। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत से कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ऑर्गेनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, न्यूरोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हार्मोन्स की कॉजेज एक अलग एस्पेक्ट है। तो हमें ये देखना है कि अगर ये सब कॉजेज रूल आउट होती हैं तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स है, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, आपकी बॉडी वेट, आपके हार्ट डिजीजेस, ये सब चीजों में बहुत हद तक इफेक्ट पड़ता है। तो बिकॉज इट्स अ बैरोमीटर ऑफ मेंस हेल्थ, वो एक तरह का ईसीजी है जो देखते पता चलता है कि हार्ट में गड़बड़ है, आपकी इरेक्शंस गड़बड़ होती ही जा रही है बहुत यंग अवस्था में, या उन सब फैक्टर्स आपके साथ हैं, तो शायद आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से भी मिलने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे पेशेंट्स जो हमारी दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिनके फैक्टर्स एक से ज्यादा है और जो तंग हो रहे हैं और जिनकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, वो सब हमारे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं। तो important है to understand that penile health is actually a barometer of men's health, and if your erection is heading in a wrong direction, your heart is oppositely heading in a very difficult direction. तो उसे maintain करने की जरूरत होगी। Very very important and early sign of cardiovascular disease. थैंक यू सर। फिर भी मैं हमारे श्रोताओं से बोलना चाहूंगा कि आप अगर ईडी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो हम लोगों ने सर के साथ एक एपिसोड ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उसको आप जाके और एक बार देख सकते हैं। सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन मैस्टरबेशन डिलेज इजैकुलेशन? नहीं, ऐसा सच नहीं है। मैस्टरबेशन तो एक एक्टिविटी, एक फिजिकल एक्टिविटी है टू रीच अ कंप्लीशन ऑफ अ मेंस हेल्थ साइकिल। उनकी सेक्सुअल साइकिल को रीच करने की जो एक्टिविटी है वो एक तरह का फिजिकल स्टिमुलेशन है। तो ये स्टिमुलेशन आपकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक कर देगा या आपकी सेक्सुअल पीरियड को बढ़ा देगा, ऐसा सच नहीं है। पर अवश्य मैंने कहा था हर चीज की प्रैक्टिस होती है और ये प्रैक्टिस के बाद कोई शायद केपेबल होता है कंपेयर टू कोई जो बिल्कुल मैस्टरबेट नहीं कर रहा है। तो ये प्रोलॉन्ग कर देगा आपकी सेक्सुअल पीरियड को या कैपेबिलिटी को, ये शायद सच नहीं है। वो आपको कैपेबिलिटी अपने आप बारे में जगाता है, आप अपने इरेक्शंस को देखते हैं, आपको कंफर्टेबल लगता है, आप अपने आप को अच्छा पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रोलॉन्ग करने की जो एक्टिविटी है वो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ लिंक नहीं है। मतलब वो अलग ही लिंक है। वो जब हाइट ऑफ स्टिमुलेशन होता है उस समय ये एमिशन होती है, फिर ये इजैकुलेशन होती है और ऑर्गेज्म उससे जुड़ा होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैस्टरबेशन से आपकी एक्टिविटी और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या सेक्सुअल पीरियड लंबी हो जाए। जी सर ये सेक्सुअल पोजीशंस उससे क्या कुछ बहुत बिल्कुल क्योंकि हम टॉपिक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन स्टडी कर रहे हैं। सेफ सेक्सुअल पोजीशन हर समय मिशनरी पोजीशन रहा है,
लेकिन प्री मैच्योर इजैकुलेशन में ये देखा गया है कि पुरुषों की अगर बैक मसल्स की जो तनाव घट जाती है और वो एक एक्टिव कंपोनेंट नहीं होते हैं उस समय आफ्टर रिजिडिटी एंड ट्यूमेसेंस, तो बहुत हद तक अपनी इजैकुलेशन पे कंट्रोल ला पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पार्टनर ऑन टॉप, अगर आप केपेबल और अगर आप सेफ हैं तभी ये बात की जाती है, वरना बात नहीं की जाती है। तो पोस्चर जिसमें आप एक्टिवली मिशनरी पोजीशन में कंपेयर टू अदर अदर पोस्चर्स, पोस्चर का चेंज होना बहुत हद तक हेल्पफुल रहा है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की थेरेपी में, और एक तरह की सेक्सुअल थेरेपी की काउंसलिंग होती है। जी जी सर, एक आखिरी सवाल है जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कैन इट बी अ हेरिडिटरी? नहीं, हेरिडिटरी वो है जो जीन्स से रिलेटेड है। रीनल कैंसर, वॉन हिप्पल-लिंडोज डिजीज, आज डायबिटिक भी एक जेनेटिक डिजीज है, तो ये सब हेरिडिटरी हो सकते हैं। इसकी पहलू देखे ही नहीं है, ये हेरिडिटरी नहीं है, ये तो एक पुरुष का फिनोमिना है। कोई पुरुष बिल्कुल अपने आप को आराम से सेल थ्रू करता है और कोई पुरुष हर पड़ाव पे अटकता है। पहले दिन इरेक्शंस नहीं हो रहा है, अराउजल नहीं हो रहा है पार्टनर के साथ, बाद में देखा गया तो इरेक्शंस उतनी अच्छी नहीं है, इरेक्शंस जब आई तो शायद इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है या इजैकुलेशन नहीं होता है, पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट किया तो पार्टनर को ऑर्गेज्म हो, आपको ऑर्गेज्म नहीं होता है। तो याद रखिएगा ये कड़ी है, एक के बाद एक, दूसरी तीसरी चौथी। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक तरह का ऑटोनॉमिक फिनोमिना है जो मेल सेक्सुअल साइकिल को कल्मिनेट करता है in a physical activity and a physical byproduct of ejaculation. It's a physical byproduct of the male sexual cycle का culmination, जो mentally और satisfactorily orgasm देता है और जो physically एक ejaculation के रूप में आता है। जो ejaculation या तो बहुत fast हो या dribble हो या retarded हो या premature जो बताएं या early हो, तो वो एक अलग ही aspect है। Hereditary ऐसा नहीं देखा जाता, बिकॉज हेरिडिटरी का इससे कोई तात्पर्य नहीं है। हेरिडिटरी वो डिजीजेस होती हैं जो जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं, हेरिडिटरी वो होती हैं जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, और ये चीज एक तरह की फिनोमिना है, ये फिनोमिना ट्रांसमिट नहीं होती। ये तो एक कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट, और आप अपनी जो डेवलप अपने आप को करते हैं फ्रॉम द सेम ऑर्गन विच यूज्ड टू बी केपेबल ऑफ ओनली डूइंग वन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गन, जो यूरिनरी पैसेज था, वहां से बाद में पता चला वो एडोलेसेंस में सेक्सुअली केपेबल ऑर्गन है, और उस ऑर्गन की यूजेज के बारे में आपने जाना। स्टिमुलेशन होने के बाद इजैकुलेशन हो रहा है, और इजैकुलेशन और स्टिमुलेशन को ऐसा रखना जिसमें स्टिमुलेशन के बाद इरेक्शंस लंबे समय तक रहे और इजैकुलेट हम देर से करें। तो ये पूरी जो पहलू है, ये एक तरह की फिनोमिना है जिस फिनोमिना में आप अपने काबू पा सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि ये इतनी अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जैसे आप छींकते हैं तो बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। वैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पुरुषों के लिए एक वो इशू है जिसको अगर हम टाइम पे अगर एड्रेस कर पाए और आपको प्रोत्साहित कर पाए कि आपने जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, जो बिल्कुल एनोनिमस क्वेश्चंस की तरह हमारे पास आते हैं, हमें ये हेल्प करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो आपके क्वेश्चंस हर समय वेलकम रहते हैं। इस तरह के एस्पेक्ट्स जो शायद आप डिस्कस नहीं कर पाते और जो एक तरह की मिथ और विशियस साइकिल में अटके हुए हैं, ये आज पूरा अवेयरनेस ड्राइव जो हमने पहले 3 एस्पेक्ट्स में कवर किया है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे आगे नेक्स्ट लेवल को जाए। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपको जगाएं कि ये कहीं भी हेरिडिटरी नहीं है, ये आपके कंट्रोल, आपके बस में है, आप और आपके पार्टनरशिप के बस में है। उस बस में आने के लिए वो सब चीजों को यूज करें जिसमें अंडरस्टैंड करें, सही डॉक्टर को मिले और फिर सही ट्रीटमेंट की तरफ आपके डॉक्टर आपको लेके जाए। जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर विद अस। हम लोग के साथ आप जुड़े रहे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर की, वो भी बहुत ही कॉमन और सिंपल लैंग्वेज में। तो मुझे लगता है कि ये जो अवेयरनेस कैंपेन है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा श्रोताओं के लिए और जो भी ऑडियंस हम लोग के साथ आज जुड़े हैं। तो सबके ओर से आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। So thank you, sir. So before wrapping up today's session, I would like to have your comments on today's session. So today's session was regarding an agony of a physical aspect, जिसमें फिजिकली हम इनकेपेबल हो रहे हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले जिसमें हम कुछ आंसर कर पाए और कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर्स में इनग्रेन थे, इससे पता चलता है कि ये उस तरह की एगनी है जिसमें आप एक डिस्ट्रेस में रह रहे हैं, डेस्परेशन में रह रहे हैं, और शायद वो ट्रीटमेंट हो नहीं पा रही है बिकॉज ये एज के साथ अपने आप इंप्रूव नहीं होगा, ये मैस्टरबेशन के साथ अपने आप इंप्रूव नहीं होगा। इसमें आपको और आपके पार्टनर की पार्टिसिपेशन की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल ट्रीटेबल फिनोमिना है। इसमें ट्रीटमेंट को हम वहां तक जाते हैं जहां हम यहाँ बैठे हैं और आप अपने दाम्पत्य जीवन में अपने आप को केपेबल पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे एस्पेक्ट को समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने पहले और दूसरे एपिसोड्स में पार्टिसिपेट किया है अवेयरनेस के लिए, और जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो फ्यूचर में
बिकॉज ये रिकॉर्डेड इवेंट्स हैं और ये रखे हुए हैं आपकी बेनिफिट के लिए कि आप ये पहचानें कि आपके एंडोलॉजिस्ट आपके शहरों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट कर रहे हैं। आप अगर इसकी शिकंज में हैं और इससे अगर आप रिलीफ नहीं पाते हैं तो इसके ट्रीटमेंट की जितने भी पहलू हमने आज डिस्कस किए, जो अंडरस्टैंडिंग, थेरेपी, पार्टनर पार्टिसिपेशन, पोस्चर्स, मेडिकल मैनेजमेंट और रिफ्रैक्टरी केसेस की जो ट्रीटमेंट होती है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है, उसमें डोजेज चेंजेस और उसके बाद बाकी जो भी एस्पेक्ट्स आपके डॉक्टर जोड़ते हैं, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अवेयरनेस ड्राइव जो आज लुपिन इंडिया और कोकिलाबेन हॉस्पिटल के इस प्लेटफॉर्म से हो रहा है, जहां मैं अपने ऑफिस में सेकंड फ्लोर में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मेरा ये पूरा एस्पेक्ट आप तक पहुंचने का एक रिलैक्स डे में ये होता है कि हम आपको पहुंचा पाए और समझा पाए कि कुछ कुछ चीजें जो आपके बस में नहीं है और शायद जिसकी बहुत हद तक मिथ्स रही हैं, उन मिथ्स को ट्रीट करने के लिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करना, इसके बारे में जानना, सुनना और आगे ले जाना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते शायद हम रविवार को आपको ब्रेक देते हैं मेंजल से और फरवरी के महीने में फिर जुड़ेंगे। डॉक्टर किरण बताएंगे आपको इसके बारे में। जी, थैंक यू सर। तो आई वुड लाइक टू अनाउंस दिस फॉर आवर ऑडियंस दैट अगले हफ्ते वी आर टेकिंग ब्रेक। हम लोग फिर से एक बार जुड़ेंगे हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर संजय पांडे के साथ एक नया समस्या के बारे में और डिटेल में जानकारी लेने के लिए। तो हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे 7 फेब को सेम टाइम पे 12 बजे संडे, और हम लोग डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी टॉपिक को। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू संजय पांडे सर फॉर ज्वाइनिंग विथ अस एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीबॉडी। तो जिन्होंने आज देखा है, उन्होंने अगर पहले 2 एपिसोड्स मिस किए हैं तो उनको शायद पूरा आइडिया मिलता है कि हम किस तरह से अवेयरनेस को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये थेरेपी आपके और आपके डॉक्टर के बीच में है और ये थेरेपी पॉसिबल है। तो इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हेजिटेंसी विल टेक यू बैक। आई थिंक प्रोपेलिंग योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड ये आपके लिए जरूरी है और इसमें आगे बने रहें। थैंक यू। थैंक यू।